Good morning, and today we will discuss dipole moment. So our next topic is dipole moment. Dipole moment. सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइपोल? तो डाइपोल अगर हम बात करें, सिंपल सा मीनिंग होगा, डाई मतलब हो जाएगा टू, डाई का मतलब हो जाएगा टू, पोल, इसको पोल ही रखते हैं, ठीक है। अब दो पोल का मतलब यहां पर ये समझ लो पहले आप कि डाइपोल अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हम लोग को बात करना होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक और तरह का डाइपोल होता है, दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल। अगर हम बोल रहे हैं आपको मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब क्या होगा, देखो जी, अगर एक मैग्नेट हम यहां देखें तो मैग्नेट में दो पोल होगा, नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, ठीक है। मान लेते हैं ये अपना N हुआ, ये S हो गया, नॉर्थ पोल हुआ, साउथ पोल हुआ, ठीक। तो दिस इज अ टाइप ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। यहां भी दो पोल है, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। उसी तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल भी होता है। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब होगा दो चार्ज होगा, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, मतलब अपोजिट चार्ज होगा। दो चार्ज होगा, अगर ये प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरा हो जाएगा माइनस क्यू चार्ज। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा और एक फिक्स डिस्टेंस यहाँ पर इसके बीच में होगा। मान लेते हैं डी डिस्टेंस हुआ यहाँ पर आपके पास। तो ये जो अपने पास जो दिख रहा है, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ है, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, एक फिक्स डिस्टेंस होगा इसके बीच में, दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब यहाँ बात ये शुरू होता है कि हम यहाँ पर ही निकालने वाले हैं डाइपोल मोमेंट। किसका निकालेंगे हम? तो हम निकालेंगे मॉलिक्यूल्स में। तो मॉलिक्यूल्स में भी चार्ज डेवलप होगा, प्लस चार्ज और माइनस चार्ज। तो हम मॉलिक्यूल्स में निकाल पाएंगे मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट, ठीक। तो हम लोग को पढ़ना मेन है अबाउट इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, और वो भी हम बात करेंगे इन मॉलिक्यूल्स में बात करेंगे, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, इसका यूज क्या होगा? अगर डाइपोल मोमेंट निकालोगे आप तो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है कि अगर हम डाइपोल मोमेंट की मदद से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, किसका शेप लीनियर होगा और किसका शेप एंगुलर होगा या फिर अनसिमेट्रिकल होगा, ये हम कंपेयर कर सकते हैं, हम बता सकते हैं। अगर डाइपोल मोमेंट 0 आ रहा है तो मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होगा, लीनियर होगा, है ना, सिमेट्रिकल या फिर लीनियर बोलेंगे हम। और अगर अपने पास डाइपोल मोमेंट अगर 0 नहीं आ रहा है तो एंगुलर शेप होगा या फिर अनसिमेट्रिकल होगा। ये हम बताएंगे आपको पढ़ने के बाद, टॉपिक डिस्कस होगा, फिर आपको पता चलेगा। साथ ही हम पता कर पाते हैं कौन सा मॉलिक्यूल वाटर में सॉल्युबल है, कौन सॉल्युबल नहीं है, वो भी हम पता कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। साथ ही हम ये पता कर पाते हैं कि कौन कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। अगर उसमें चार्ज डेवलप हुआ है मतलब उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर डेवलप होगा, तो कितना परसेंट आयनिक है कंपाउंड, वो हम निकाल पाते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइपोल मोमेंट। सो लेट अस सी, अगर यहां आप देख रहे हो डाइपोल ना, अगर हम बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, अगर इसको डिफाइन करना पड़े आपको सिंबल, तो इसका ये हो जाएगा। हम एक मॉलिक्यूल ले रहे हैं HCl का, क्या इस मॉलिक्यूल में चार्ज डेवलप होगा? होगा, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से। तो अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, मतलब इस बॉन्ड पेयर बीच में जो दो इलेक्ट्रॉन है वो Cl की तरफ ज्यादा झुका हुआ होगा, ज्यादा नजदीक होगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे अगर इसके नजदीक है तो नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा माइनस चार्ज डेवलप होगा, और इससे दूर गया है तो डेल्टा प्लस चार्ज, क्योंकि ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव था। दिस वन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, है ना, एंड दिस वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। यहां हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पूरा पूरा ट्रांसफर हुआ, बस शिफ्ट हुआ है। तो यहां कुछ चार्ज यहां देख रहे हो डेवलप हुआ है, डेल्टा मतलब वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज, वेरी स्मॉल चार्ज। अब अगर बॉन्ड पूरा टूट जाएगा तब कंप्लीट Cl- और H+ बनता है, लेकिन यहाँ बॉन्ड अभी टूटा नहीं है,
मॉलिक्यूल अगर है तो उसमें बॉन्ड बना हुआ है, बस पोलराइज हो गया है, चार्ज डेवलप हो, चार्ज इंड्यूस हो गया है। ठीक, ओके। तो यहाँ पर बात समझिएगा, यहाँ पर आयोनाइजेशन अभी नहीं हुआ है, अभी आयोनाइज नहीं हुआ है, अभी बस पोलराइज हुआ है, चार्ज डेवलप हुआ है, चार्ज इंड्यूस हुआ है। चलो, क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये सेम काम यहां भी तो मिलेगा। फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसकी तरफ शिफ्ट हुआ होगा, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। उसी तरह से HBr में भी तो वही है, डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस। वाटर में भी तो वही है। देखो, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, और यहां भी डेल्टा प्लस, तो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके तरफ शिफ्ट होगा, ज्यादा नजदीक होगा। NH3 देखो, NH3 देखो, अब शेप चूंकि आप जान चुके हो तो शेप ही हम बना रहे हैं। ये लोन पेयर भी यहां पर ही है, तो यहां भी हम बोल पाएंगे कि यहाँ डेवलप चार्ज होगा डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस और डेल्टा प्लस। इलेक्ट्रॉन पेयर इसके तरफ झुका हुआ है, उसके तरफ नजदीक है। नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऐसा चार्ज इंड्यूस होता है। एंड दिस बॉन्ड्स आर नोन एज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। वैसा कोवेलेंट बॉन्ड जहां चार्ज इंड्यूस होता है, चार्ज डेवलप होता है बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसको बोलते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहां पर एक बात ये भी हम लिखेंगे कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब यही हुआ जहां पर चार्ज इंड्यूस होगा। जैसे अभी हम दिखाए बहुत सारा बॉन्ड है, वाटर का भी दिखा सकते हो बगल में, तो ये सब में चार्ज इंड्यूस हुआ है, ये सब को हम बोलेंगे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। चलो, बात सही है, चार्ज इंड्यूस हुआ है, मतलब यहां भी तो डाइपोल का जो कंसेप्ट हम बताए थे आपको कि फिक्स चार्ज होगा और प्लस चार्ज माइनस चार्ज, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, भले साइन अपोजिट है और एक डिस्टेंस या फिक्स डिस्टेंस पे दोनों चार्ज है। दिस इज एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलो, ठीक है, बढ़िया। तो यहां से ये बात क्लियर हुआ कि चार्ज इंड्यूस होता है अगर देयर इज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, चलो, उसके बाद अगर हम पूछे क्या आप ये बता दो इसमें, क्या यहां हम दिखाएंगे चार्ज? बोलेंगे हाँ, चार्ज हम नहीं दिखाएंगे, क्योंकि दोनों एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो इसका जो बॉन्ड पेयर होगा जो इक्वली दोनों के बीच में होगा, यहां चार्ज इंड्यूस आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसको बोलिएगा नॉन पोलर। दिस आर एग्जांपल्स ऑफ नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड तो है लेकिन नॉन पोलर है और ये सब पोलर है। तो पोलर वाले के लिए डिफाइन होगा डाइपोल मोमेंट। अब हम बात कर लेते हैं डाइपोल मोमेंट का। डाइपोल मोमेंट का, तो अगर बात करें डाइपोल मोमेंट का तो सिंबल तो होता है ये, ठीक है, सिंबल इज म्यू एंड दिस इज डिफाइंड एज म्यू इज इक्वल टू क्या होगा, तो म्यू इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। उस डाइपोल है ना, दो चार्ज है, चूंकि चार्ज बराबर ही होता है तो उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे हम, और डिस्टेंस बिटवीन है ना टू चार्ज, डिस्टेंस डी हो जाएगा। तो दिस इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। अब डाइपोल मोमेंट जो है दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसका फिक्स डायरेक्शन होता है। तो यहाँ लिख लोगे आप, डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड तो हम निकाल लेंगे, Q इंटू डी करके हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, तो इसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, तो क्या बोलोगे, डायरेक्शन इज फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, चलो बढ़िया है। तो अगर यहाँ आप डिफाइन करना चाहते हो व्हाट इज डाइपोल, तो बोलोगे टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज सेपरेटेड बाय अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज नोन एज डाइपोल एंड इट्स स्ट्रेंथ इज मेजर्ड बाय डाइपोल मोमेंट। ठीक है, फॉर्मूला होगा Q इंटू डी।
अब इसका यूनिट क्या होगा जी, यार यूनिट भी देखो बगल में आप। तो अगर बात करें यूनिट क्या होगा इसका, तो अगर बात करते हम लोग है यूनिट ऑफ म्यू डाइपोल मोमेंट क्या होगा। सो दिस वन इज, पहला हम बात करते हैं कूलम्ब इनटू मीटर होगा। दिस वन इज एसआई यूनिट, क्योंकि फॉर्मूला क्या था इसका, फॉर्मूला था इसका Q इंटू डी था। तो Q मतलब चार्ज, एसआई यूनिट होगा कूलम्ब, डिस्टेंस का मीटर हो जाएगा। दूसरा यूनिट इस्तेमाल करते हैं ईसु सेंटीमीटर, दिस वन इज सीजीएस यूनिट। अब ईसु क्या है, तो यूनिट ऑफ चार्ज है सीजीएस यूनिट में, और इस सेंटीमीटर है यूनिट ऑफ लेंथ है। अब इसमें एक और यूनिट इस्तेमाल होता है मोस्ट कॉमनली, दैट वन इज डेबाई, कैपिटल डी से इसको आप रिप्रेजेंट करोगे। अब एक बार हम रिलेशन आपस में देख लेते हैं, अभी कहीं अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े तो वहां काम आएगा। तो 1 डेबाई इक्वल टू 3.33 इंटू 10 टू द पावर -30 कूलम्ब मीटर, और क्या होता है 10 टू द पावर -18 ईसु सेंटीमीटर। दिस इज आवर रिलेशन। चलो, तो यहाँ ये हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट क्या होगा इसका। अब हम निकालना इसको सीखते हैं, कैसे हम निकाल पाएंगे मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। तो लेट अस सी, अब चूंकि हम ये बता चुके हैं आपको ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन में हमको दिखाना होगा। आइए दिखाते हैं। अगर हम दिखा रहे हैं आपको HCl, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव Cl है, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये हो जाएगा। दिखाओगे इस तरह से, आप दिखाओगे आप इस तरह से। तो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिखाओगे आप फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इस तरह दिखाओगे आप एरो, और यहाँ बीच में पीछे आप प्लस साइन दिखा दोगे इस तरह से। अगर हम आपको वाटर का दिखाए तो वाटर का आप इस तरह बनाओगे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो दिखाओगे ऑक्सीजन की तरफ। चलो बढ़िया। अगर आपको दिखाए हम सपोज CH4 का शेप होता है टेट्राहाइड्रल शेप ही बनाओ, ये अपने पास टेट्राहाइड्रल शेप हुआ। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, तो दिखाओगे यहाँ आप डाइपोल, है ना। हर एक बॉन्ड के लिए दिखाओगे आप, ये डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन होगा और ये डायरेक्शन होगा, ठीक है। हर एक बॉन्ड के लिए दिखाओगे आप। यहाँ 2 बॉन्ड था, बॉन्ड के लिए दिखाया। अब एक बात यहाँ और भी आपको सीखना है कि अगर लोन पेयर है तो लोन पेयर के लिए भी दिखाओगे डायरेक्शन आप। लोन पेयर किस डायरेक्शन के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, वहां भी तो इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि यहाँ लोन पेयर अपने पास एच में तो यहाँ लोन पेयर है नहीं, इसमें लोन पेयर है, इसमें लोन पेयर है, लेकिन वो कहाँ प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है आपका प्योर ऑर्बिटल में। यहाँ पर ही हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट नहीं लगता, यहाँ देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन। तो जहाँ हाइब्रिडाइजेशन लगता है वहां आप लोन पेयर का डायरेक्शन दिखाओगे, क्योंकि हम बताए हैं आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन हुआ है, एक फिक्स ज्योमेट्री लिया होगा, इट कैन बी टेट्राहाइड्रल यहाँ पर हो सकता है। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हुआ, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो ज्योमेट्री होगा ट्राइगोनल प्लेनर होगा। तो एक फिक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग लोन पेयर को दिखाते हैं हम लोग हैं। तो जहाँ हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट आया है, जहाँ हाइब्रिडाइजेशन होगा वहाँ आप लोन पेयर का डायरेक्शन दिखाओगे। जहाँ हाइब्रिडाइजेशन हुआ ही नहीं वहाँ आप डायरेक्शन नहीं दिखाओगे लोन पेयर का। ऐसा क्यों, अभी हम बताने वाले हैं थोड़ी देर में। देखो अगर हम बोलते हैं कि अपना प्योर ऑर्बिटल क्या क्या हो सकता है, प्योर ऑर्बिटल हो सकता है क्या क्या, एस ऑर्बिटल हो सकता है, एस ऑर्बिटल हो सकता है, पी ऑर्बिटल हो सकता है। तो एस ऑर्बिटल अगर हम पूछे शेप कैसा होगा, तो ये स्फेरिकल शेप का होगा, बीच में न्यूक्लियस होगा और इसको चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मिलने की संभावना होगी, हर तरफ इक्वल, है ना। अगर हम पी ऑर्बिटल बना रहे हैं तो डंबल शेप होगा इसका, और दोनों लोग बराबर बनाते हैं हम लोग हैं, तो दोनों तरफ, है ना, इक्वल प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन मिलने का। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाए भी, अगर हमको दिखाना भी होगा सपोज लोन पेयर को, तो यहाँ पर देखो अगर इलेक्ट्रॉन का मिलने की संभावना दोनों तरफ अगर है, तो नेट यहाँ पर ही अगर बोलेंगे आपको हम किस डायरेक्शन में है, तो वो डायरेक्शन यहाँ नहीं आपको मिलेगा। इसको सिंपल से देखो, न्यूक्लियस के इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा
और इस तरफ भी इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो बता दो अब दोनों तरफ बराबर प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन मिलने का है, तो यहाँ नेट डायरेक्शन क्या मिलेगा? नेट अगर पूछे आपको डायपोल मोमेंट कितना आएगा तो 0 आएगा। दोनों का बराबर मैग्नीट्यूड अगर मान ले हम, है ना, म्यू1 तो नेट क्या आएगा? तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसका नेट कितना आएगा? 0 आएगा। इसीलिए इसके लिए हम नहीं दिखाते हैं डायरेक्शन। अगर प्योर ऑर्बिटल में प्रेजेंट अगर लोन पेयर है तो हम नहीं दिखाएंगे। यहाँ भी हर तरफ मिलने की संभावना इलेक्ट्रॉन का है, तो यहाँ भी कोई फिक्स डायरेक्शन आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, अगर हम बोले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के लिए, तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के एक फिक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग होता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका शेप हम बताए हैं आपको, एक फिक्स डायरेक्शन होता है जी, ऐसा बीच में न्यूक्लियस होगा और एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मिलेगा आपको। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा एक डायरेक्शन में, तो यहाँ आपको डायरेक्शन दिखाना होगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, ऐसे एक डायरेक्शन में होगा यहाँ पर ही। तो यहाँ एक बात को नोट कर लीजिएगा, दैट इज if lone pair present on pure orbital, then there is no contribution to dipole moment of molecule, but if lone pair present on hybridized orbital, it will contribute to dipole moment of molecule। ठीक, तो उसी तरह से अगर हमको यहाँ अपने पास लोन पेयर है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है ऑक्सीजन का, तो एक लोन पेयर एक फिक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग डायरेक्टेड होगा। तो लोन पेयर को आप इस तरह से दिखाओगे, एक फिक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग है लोन पेयर, तो उसको हम ऐसे दिखाते हैं। और हम लोन पेयर के लिए भी दिखाएंगे, हम लोन पेयर मोमेंट दिखाएंगे। जैसे यहाँ बॉन्ड था, तो उसको हम अगर सिंगल बॉन्ड है उसको बोलेंगे हम बॉन्ड मोमेंट बोलेंगे हम। जो इसका म्यू आएगा उसको क्या बोलेंगे हम? बॉन्ड मोमेंट बोलेंगे। दैट इज इक्वल टू डायपोल मोमेंट ऑफ HCl, क्योंकि यहाँ एक ही बॉन्ड ही था। लेकिन यहाँ अगर देखो, यहाँ अपने पास 4 बॉन्ड है, अपने पास 4 बॉन्ड है, और हर एक बॉन्ड के लिए हम निकालेंगे बॉन्ड मोमेंट। फॉर्मूला वही है, Q × D ही है। तो यहाँ हर एक बॉन्ड के लिए निकलेगा आपका बॉन्ड मोमेंट, और सबको जब हम ऐड करेंगे, यहाँ पर अपने पास 4 वेक्टर क्वांटिटी है, सबको जब ऐड करेंगे तो मिलेगा आपका डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। तो इस बात को समझना होगा कि यहाँ पर ही अपने पास 4 अगर है तो हम डायरेक्शन तो दिखा दिए हैं। मान लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड म्यू1 है, इसका मैग्नीट्यूड भी म्यू1 होगा, सब म्यू1 ही होगा, क्योंकि एटम तो सेम ही है ना, कार्बन हाइड्रोजन है, डिस्टेंस सबका सेम ही रहा है, तो सब म्यू1 ही होगा, है ना। तो इसका नेट जब जोड़िएगा तो आपको मिलेगा म्यू नेट मिलेगा, मतलब चारों का वेक्टर सम, चारों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो मान लेते हैं अपने पास ये अपना वेक्टर क्वांटिटी हम दिखा रहे हैं, डायरेक्शन। ठीक है, तो करना क्या होगा आपको? म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस म्यू3 प्लस म्यू4, ऐसे आपको करना होगा। अगर एक से ज़्यादा बॉन्ड अगर है तो सबका आपको वेक्टर सम लेना होगा। अगर एक ही बॉन्ड है तो यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ आपका HCl का डायपोल मोमेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू बॉन्ड मोमेंट होगा। तो यहाँ आपको कुछ नया यहाँ करना नहीं है, एक ही बॉन्ड है, तो दिस इज इक्वल टू बोलोगे आप बॉन्ड मोमेंट के बराबर ही आएगा डायपोल मोमेंट नेट जो होगा बॉन्ड मोमेंट के बराबर ही आएगा। लेकिन यहाँ पर हम सबको हमको ऐड करना पड़ा, क्योंकि यहाँ एक बॉन्ड एक से ज़्यादा था। उसी तरह से यहाँ पर देखो 2 बॉन्ड है, मान लेते हैं म्यू2 है, ये दोनों बॉन्ड सेम है तो म्यू2 है। अब यहाँ लोन पेयर भी तो है, तो इसका भी तो दिखाना होगा आपको डायरेक्शन, किस डायरेक्शन के अलॉन्ग डायरेक्टेड है, तो दिखा दो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग डायरेक्टेड है। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेना होगा। मान लेते हैं म्यू3 है, तो यहाँ पर फिर 4 वेक्टर यहाँ पर दिख रहा है, आप चारों का वेक्टर सम लेना होगा, तब निकलेगा आपको डायपोल मोमेंट ऑफ H2O, डायपोल मोमेंट ऑफ CH4। तो यहाँ अपने पास बस 2 ही पॉइंट आपके लिए जानना जरूरी है। एक तो वेक्टर सम आप जानते हो, फिजिक्स से पढ़े हुए हो आप, वेक्टर सम कैसे करते हैं। और सेकंड आपको बताया आपको कि अगर हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में है तो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक फिक्स डायरेक्शन के अलॉन्ग होगा, तो दैट विल कंट्रीब्यूट टू डायपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक, आइए देखते हैं। अगर अपने पास 2 वेक्टर है तो उसका वेक्टर सम क्या होता है। सपोज इस तरफ वेक्टर P है,
वेक्टर इधर क्यू है, एंगल थीटा है, तो वेक्टर सम अगर हम बात करें दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में आएगा, उसको हम आर बोलेंगे। और आर अगर हम बात करें इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो ये आप पढ़े हो पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा, ये अपना फार्मूला होता है टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो आप आसानी से निकाल सकते हो, डायरेक्शन दोनों के बीच में होगा। ठीक, चलो जी बढ़िया है। अब हम लोग कुछ मॉलिक्यूल लेते हैं और देखते हैं डायपोल मोमेंट उसका जीरो होगा कि नहीं होगा। हमको यहाँ निकालना नहीं है, जनरली हमको इस फॉर्मूला का यूज समझना है कैसे यूज करते हैं। कहीं अगर थीटा आपको मिल गया, दो वेक्टर दे दिया, तो हम निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से। लेकिन जनरली हम लोग को बस कंपेयर करना होता है, किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा, किसका कम है, किसका जीरो है, किसका जीरो नहीं है, ये हमको बस करना होगा। आइए देखते हैं। अगर आपको बोला जाए सपोज, पहले हम बात करते हैं CH4 लेते हैं, BH3 लेते हैं, BH2 लेते हैं और समझते हैं कि डायपोल मोमेंट इसका जीरो होगा कि नहीं होगा। पहला है BH2, इसका शेप हमको पता है, ये इसका शेप होता है, कहीं लोन पेयर है भी नहीं। दोनों बॉन्ड लेंथ सेम होगा, दोनों एटम मतलब जो बॉन्ड में जो एटम्स है वो सेम है, तो दोनों का बॉन्ड मोमेंट अगर बात करें तो सेम आएगा। इसका बॉन्ड मोमेंट, अब कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बताओ बताओ, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है जी? हाइड्रोजन का अगर पूछे आपको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होता है, ये होता है 2.1। अगर पूछे आपको हम बेरिलियम का, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है 1.5। ठीक, तो आप सिंपल यहाँ समझ सकते हो कि हाइड्रोजन का ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो दिखाओगे आप बॉन्ड मोमेंट को, डायरेक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन की तरफ होगा। दोनों में सेम बॉन्ड है, तो अगर ये μ1 है, ये भी अगर μ1 है, अपने पास दो वेक्टर है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो नेट कितना होगा डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का, दोनों का वेक्टर सम कितना आएगा, जीरो आएगा। सिंपल सा, अगर दो फोर्स काम कर रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, 5 न्यूटन का, तो नेट यहाँ पूछे अगर आपको हम, तो क्या बोलिएगा, इसमें कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, बराबर अगर फोर्स काम कर रहा है ना अपोजिट डायरेक्शन में, तो वही हम बोल रहे हैं कि इसका नेट दोनों सम करो तो कितना आएगा, जीरो आएगा। अब यहाँ पर चाहो तो आप फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप जो फॉर्मूला आपको बताया गया है ना, उस फॉर्मूले से निकालो तो भी वहाँ से जीरो आएगा। चलो क्लियर। BH3 देखो जरा, BH3 वाले में इसका शेप भी बता चुके हैं, कोई लोन पेयर है नहीं, तो शेप इसका ट्राइगोनल प्लेनर है। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बोरोन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, इसका 2.0 होता है। अभी भी हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है 2.1, तो दिखा दो इसके तरफ डायरेक्शन आप ऐसे। अब यहाँ तीन वेक्टर काम कर रहा है, एंगल यहाँ सब बराबर है जी। यहाँ पर एंगल होता है 120 डिग्री, यहाँ पर एंगल होता है, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बीच में इधर आएगा और ये कैंसिल करेगा, दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा उसको कैंसिल करेगा ये, तो यहाँ भी नेट कितना आने वाला है, जीरो आने वाला है। सिंपल सा बात समझो यहाँ पर आप, अगर अपने पास स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है तो डायपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। ठीक, उसी तरह से हम पूछे CH4 कितना आएगा, तो CH4 भी तो सिमेट्रिकल है, कार्बन बीच में है और चार बॉन्ड है, चारों बॉन्ड एंगल बराबर है, मतलब सिमेट्रिकल है, चारों बॉन्ड लेंथ जो है चार बराबर है, तो इसका भी डायपोल मोमेंट कितना आएगा, नेट जीरो आएगा। जितना भी स्ट्रक्चर अपने पास है जहां लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम में, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनेगा और उसका डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। चाहे आपका BH2 हो, BH3 हो, CH4 हो या फिर और कुछ देखो, बोलते हैं चलो PCl5 ही देखो, क्या होगा इसका ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, तीन बॉन्ड प्लेन में होता है और इस तरह से देखो जी। अब यहां भी तो वही होगा,
डायरेक्शन पहले दिखा दो आप, डायरेक्शन यहाँ नहीं दिखाए थे आप। डायरेक्शन यहाँ कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, कितना कार्बन का होगा जी, बेरिलियम बोरोन के बाद आएगा अपने पास कार्बन, 2.5 होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। होता है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो कार्बन की तरफ दिखा दो डायरेक्शन को आप। चलो बढ़िया है, नेट जीरो आ गया। यहाँ देखो, यहाँ Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो Cl की तरफ दिखा दो बॉन्ड मोमेंट को, ठीक। अब ये तीनों अगर प्लेन में है, जैसे यहाँ पर तीनों प्लेन में था तो नेट जीरो आएगा, ये तीनों का नेट जीरो आएगा, सम करोगे वेक्टर सम, और ऊपर और नीचे ये भी बराबर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन अपोजिट है तो जीरो आएगा नेट। यहाँ भी क्या आएगा नेट, डायपोल मोमेंट जीरो आएगा। चलो, तो ये बात तो समझ यहाँ आ चुका होगा आपको कि अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है तो उसका डायपोल मोमेंट कितना आएगा, जीरो आएगा। तो यहां से हम अब कुछ इंपॉर्टेंट नोट यहां कर लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट यहां होगा, इफ नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए मॉलिक्यूल इज जीरो देन molecule will be linear और सिमेट्रिकल बोलोगे आप, सिमेट्रिकल। अभी हम एग्जांपल कुछ दिखाए आपको जहां पर ही सिमेट्रिकल अपने पास कुछ मॉलिक्यूल था और उसका नेट डाइपोल मोमेंट कितना आ रहा था, जीरो आ रहा था। दूसरा, इफ नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जो होगा मॉलिक्यूल विल बी एंगुलर, जैसे अपना वाटर था विल बी एंगुलर और अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल नहीं होगा, अनसिमेट्रिकल। अमोनिया भी था अपने पास अनसिमेट्रिकल। एग्जाम्पल जरा हम कुछ देखते हैं साथ में। तो इसका एग्जाम्पल तो आपको ऐसे हम बताए भी हैं, CH4 BH3 BeH2 या CCl4 PCl5 IF7 एटसेट्रा। अब यहाँ अगर बात करें तो एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा वाटर, NH3 और बहुत सारा है, SO2। तो यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर है, यहाँ भी लोन पेयर होता है सल्फर के पास सेंट्रल एटम में, ठीक है। तो ये अपना एंगुलर होगा और या फिर अनसिमेट्रिकल बोलोगे आप, क्लियर। चलो, इसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। लेकिन थर्ड पॉइंट से पहले हम जरा H2O को एक बार फिर से दिखा देते हैं आपको कि एंगुलर शेप था, लोन पेयर यहाँ प्रेजेंट था हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। तो हम अगर इसको दिखाना होगा तो हम इसको इस तरह दिखाएंगे, बॉन्ड मोमेंट को, दोनों का वेक्टर सम होगा, ठीक। मान लेते हैं मैग्नीट्यूड इसका μ1 है, इसका मान लेते हैं μ1, दोनों सेम था। अब यहाँ बॉन्ड भी तो है, सॉरी यहाँ लोन पेयर भी तो है, इस डायरेक्शन में होगा, लोन पेयर इधर इधर होगा, तो मान लेते हैं μ2 है। तो दोनों का वेक्टर सम कहीं ऊपर होगा, दोनों का वेक्टर सम कहीं ऊपर होगा, तो रिजल्टेंट ऊपर की तरफ इसमें आएगा नेट, वाटर का नेट डाइपोल मोमेंट जो होगा, दोनों का वेक्टर सम ऊपर आएगा, दोनों का वेक्टर सम ऊपर आएगा, रिजल्टेंट दोनों का वेक्टर सम करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अगर दिखाया आपको NH3 का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो NH3 की शेप कैसे बनाए थे आप, ये अपना शेप NH3 का था, यहाँ भी लोन पेयर था। तो अगर दिखाओगे आप डायरेक्शन बॉन्ड मोमेंट का, ये अपना बॉन्ड मोमेंट हो गया, ये लोन पेयर मोमेंट हो गया, लोन पेयर मोमेंट हो गया। तो इसको आप μL भी बोल सकते हो और इसको आप μ1 और μ1 बोल सकते हो। तीनों का रिजल्टेंट लेना होगा हम लोग को, कहीं ऊपर आएगा वो सम होगा μL के साथ, लोन पेयर का जो लोन पेयर मोमेंट होगा ऐड होगा और रिजल्टेंट कहीं ऊपर ही आएगा, नेट जो होगा ऊपर ही आएगा।
SO2 अगर बताया आपको हम, तो SO2 को भी देखो आप बगल में, इसका शेप भी एंगुलर ही होता है, एंगुलर शेप। यहाँ भी एक लोन पेयर है, लोन पेयर है। अगर आप दिखाओगे डायरेक्शन, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस तरफ दिखा दो, ये इस तरफ दिखाना होगा, ये होगा μL हो जाएगा, ये μ1 होगा और μ1 होगा। तो ये अपना डायरेक्शन हो गया बॉन्ड मोमेंट का और लोन पेयर मोमेंट का, तीनों का वेक्टर सम होगा, दैट विल बी आइदर अपवर्ड और बिलो, है ना, डिपेंडिंग ऑन मैग्नीट्यूड। चलो इसके बाद हम और बात करते हैं SO2 के बाद। जैसे एक और मॉलिक्यूल अगर दिखाया आपको यहाँ पर ही, हम फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं NF3, तो नाइट्रोजन होगा, 3 बॉन्ड होगा, अब एक लोन पेयर भी होगा। तो बताओ किधर होगा बॉन्ड मोमेंट, कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन की तरफ दिखा दो, लोन पेयर का दिखा दो ऊपर की ओर, ये कहलाएगा μL, और इसको मान लो μ1 है और ये भी μ1 है। तो इसके बाद वेक्टर सम हो जाएगा। तो यहाँ भी ये तीनों का रिजल्टेंट कहीं नीचे आएगा और इसका रिजल्टेंट कहीं ऊपर आएगा, तो दोनों को हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो अपना डायरेक्शन फिक्स आएगा। तो जनरली इधर ही आएगा अपने पास, म्यू नेट जो होगा ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जनरली μL का ज़्यादा होता है बॉन्ड मोमेंट्स, क्योंकि बॉन्ड वाले में यहाँ बहुत ही कम चार्ज डेवलप होता है, इंड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ वही बोलेंगे हम कि जनरली आपका अपर डायरेक्शन में हो जाएगा म्यू नेट जो होगा, क्योंकि लोन पेयर मोमेंट जो होता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू बॉन्ड मोमेंट, ठीक। चलो ये बात हो गया। अब यहाँ बात होगा, एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं आपको सिंपल सा, उसको बनाइए फिर आगे बात करेंगे हम लोग। which have higher dipole moment, which have higher dipole moment। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आप NH3 NF3 अपने पास है, आप बता सकते हो कौन ज़्यादा, किसका ज़्यादा होगा डाइपोल मोमेंट। बस हमको यहाँ बनाना होगा ज्योमेट्री इन लोग का, बहुत आसान है। देखो अभी इसको हम बना भी चुके थे पीछे, वहाँ से भी आप देख के बता सकते हो। ये है NF3 भी पिरामिडल शेप का ही होता है। बस यहाँ पर आपको ध्यान देना, डायरेक्शन दिखा दो आप, डायरेक्शन ऊपर कहीं है, इसका डायरेक्शन भी ऊपर है, ये वेक्टर का डायरेक्शन नीचे है, इस तरफ है, और ये ऊपर की ओर है। तो बता दो जी आप, ये तीनों का रिजल्ट कहीं ऊपर आएगा, वो ऐड होगा इसके साथ, तो नेट इसका ऊपर जो होगा ऐड करने से मिलेगा। तीनों का रिजल्टेंट कहीं नीचे आएगा और ऊपर वाले से माइनस करोगे तो इसका जो नेट आएगा वो कम आएगा, इसका जो नेट आएगा वो कम आएगा, क्योंकि कुछ नीचे आ गया है, डायरेक्शन नीचे है, तो आपको माइनस करना होगा ऊपर वाले से, तो उधर कम आएगा। तो मतलब ये हुआ कि आंसर क्या होगा, म्यू नेट अगर हम निकालें अमोनिया का तो वो ज़्यादा आएगा म्यू नेट NF3 का। रीज़न क्या है, डायरेक्शन दिख रहे हो आप, समझ में आ रहा है आपको। चलो सही है। इसके बाद ये तो बात हुआ कि हम डाइपोल मोमेंट की मदद से हम पता कर सकते हैं मॉलिक्यूल का शेप कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिकल होगा कि नहीं होगा, ये हम बता सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट यूज होगा डाइपोल मोमेंट का टू फाइंड आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, तो आप नेक्स्ट कर सकते हो यहाँ पर, या है ना, C नंबर कर सकते हो आप, टू फाइंड परसेंट आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। अब यहाँ आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि अगर अपने पास कोवेलेंट कंपाउंड है तो उसमें हम क्यों निकाल रहे हैं परसेंट आयनिक कैरेक्टर। तो अगर कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड बना है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट उसमें चार्ज इंड्यूस होता है ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अगर चार्ज इंड्यूस हुआ है तो उसमें कुछ ना कुछ
डेवलप हुआ होगा आयनिक कैरेक्टर। देखो जी, आयनिक कंपाउंड क्या होता है? NaCl अपने पास क्या है? आयनिक कंपाउंड। कैसे बना है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज प्लस माइनस, ये आयनिक बॉन्ड है यहाँ है और ये आयनिक कंपाउंड है। लेकिन अपने पास अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है, यहाँ भी तो चार्ज इंड्यूस हुआ है थोड़ा बहुत, भले बहुत ज़्यादा चार्ज, लेकिन चार्ज तो डेवलप हुआ है। यहाँ प्लस चार्ज माइनस चार्ज था, यहाँ पे डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस चार्ज है। तो अगर यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हुआ है तो यहाँ भी कुछ ना कुछ निकलेगा, परसेंट आयनिक कैरेक्टर। मतलब यहाँ बोलोगे आप नो बॉन्ड्स आर 100% आयनिक और 100% कोवेलेंट। ठीक, तो यहां से हमको निकालना होगा कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर इसमें डेवलप हुआ है। तो आप निकालोगे परसेंट आयनिक कैरेक्टर। आयनिक कैरेक्टर कैसे निकालोगे आप? इक्वल टू होगा डाइपोल मोमेंट जो ऑब्जर्व करते हम लोग हैं बाई डाइपोल मोमेंट जो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल बोल सकते हो, ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल बोल सकते हो आप, इनटू हो जाएगा 100। सो दिस इज आवर फॉर्मूला टू फाइंड परसेंट आयनिक कैरेक्टर। अब यहाँ से अपने पास एक बात यहाँ आपको सोचना होगा, कैसे हम दोनों में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू ऑब्जर्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यू कैलकुलेटेड? तो म्यू कैलकुलेटेड जनरली क्या होगा, इसको आप निकालते हो मॉलिक्यूल, हम ये मान के निकालते हैं कि आपका बॉन्ड इज 100% आयनिक, ये मान के हम निकालते हैं म्यू, और एक बार हम सिंपली जो है वही लिखते हैं, ऑब्जर्व या फिर एक्सपेरिमेंटल। क्वेश्चन में दिया रहेगा वैल्यू, ये हम निकाल लेते हैं मॉलिक्यूल देख के। दिखाते देखो अभी आपको इसका मतलब क्या है, ये कैसे निकालेंगे हम? एज्यूमिंग 100% आयनिक बॉन्ड मान के आप निकालोगे। और ये वैल्यू जो होता है जनरली क्या होता है, गिवन इन प्रॉब्लम, क्वेश्चन में दिया रहता है। और अगर नहीं दिया रहेगा तो निकालने के लिए पूछा जाएगा, परसेंटेज आपको दिया रहेगा, ये निकाल लोगे तो ये निकल जाएगा आपको। ठीक, या तो क्वेश्चन में दे दिया जाएगा तो आपको निकालना होगा परसेंट आयनिक कैरेक्टर। ठीक, अब बात होता है कि ये इसका प्रॉब्लम तो खत्म हो गया, क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर हम परसेंटेज दिया रहेगा तो ये निकाल लेंगे। ठीक, ये कैसे निकालेंगे हम? तो हमको ये मानना होगा कि HCl को हमको मानना होगा क्या, अगर हमको निकालना है म्यू कैलकुलेटेड, तो बोलिएगा टू फाइंड म्यू कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल। आपको अगर निकालना है तो करना क्या होगा, इसको मानना होगा एज्यूम 100% आयनिक का मतलब कंप्लीट प्लस चार्ज हो गया, कंप्लीट माइनस चार्ज हो गया, ये मान के हम लोग काम आगे बढ़ेंगे। तो म्यू कैसे निकालेंगे, म्यू कैलकुलेटेड कैसे निकलेगा, कितना चार्ज हुआ? अगर हम मान रहे हैं कंप्लीट प्लस चार्ज माइनस चार्ज है तो चार्ज कितना होगा, तो हम लिख रहे हैं देखो चार्ज कितना होगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा मैग्नीट्यूड इनटू डिस्टेंस। क्या होगा, तो डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्या डिस्टेंस होगा क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आपको परेशानियां होना नहीं है। ई कितना होगा, ये अपना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो बोलो आप, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है ना, 1.6 10⁻⁻⁻19 कूलम। और बॉन्ड लेंथ क्वेश्चन में दिया रहेगा तो बॉन्ड लेंथ हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा बॉन्ड लेंथ, क्वेश्चन में दिया रहेगा ये बॉन्ड लेंथ दिया रहेगा, गिवन रहता है। ठीक है, तो हम यहाँ से म्यू कैलकुलेटेड निकाल लेंगे, उसको अगर हम यहाँ पुट करें, यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा निकल जाएगा म्यू ऑब्जर्व, या फिर अगर दिया रहेगा तो ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, चलो ये तो बात हुआ एप्लीकेशन ऑफ डाइपोल। अब यहाँ हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ना, उसको देख लेते हैं। तो कुछ रिजल्ट है या मतलब कुछ वैल्यू हम लोग को पता है, उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर। देखो पहला, अगर हम पूछते हैं डाइपोल मोमेंट हमको कंपेयर करना पड़े HF, HCl, HBr और HI में, सब में कोवेलेंट बॉन्ड है, तो डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर जो होगा, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर ये मिलता है हम लोग को है ना। डाइपोल मोमेंट HF का सबसे ज़्यादा होता है, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। ठीक है, बोलोगे सर कैसे इसको हम मालूम किए? सिंपल सा अपने पास है, चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो चार्ज यहाँ इंड्यूस पे ज़्यादा हुआ होगा,
कंपेयर टू यहाँ जो इंड्यूस चार्ज हुआ होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम इसको बता पाए। मतलब ये तो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट है, वो निकाला जाता है, बॉन्ड लेंथ को मल्टीप्लाई किया जाता है, चार्ज इंड्यूस हुआ उसे मल्टीप्लाई किया जाता है, तो पाया जाता है कि इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है डाइपोल मोमेंट का इस वाले, इसका ज़्यादा होगा इस वाले से, इसका ज़्यादा होगा इस वाले से, ठीक। रीज़न क्या बोलोगे? तो चूंकि ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इंड्यूस चार्ज ज़्यादा हुआ होगा, खत्म। दूसरा अपने पास देख लो CH3Cl है, CH2Cl2 है, CHCl3 है, CCl4 है। यहाँ पर क्या होगा डाइपोल मोमेंट का, है ना, ऑर्डर। तो यहाँ भी यही होता है ऑर्डर, इसका 0 होता है, इसका नेट कितना होगा? 0 होगा। इन लोगों का 0 नहीं होता है। अब ये बात कैसे समझ में आएगा हम लोग को? तो आइए इसको हम देखते हैं। पहले तो आप CCl4 बना लो, कोई लोन पेयर है नहीं कार्बन के पास, टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है, हर तरफ बॉन्ड एंगल बराबर है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, तो हर बॉन्ड मोमेंट कैंसिल करेगा, तो नेट कितना आएगा? इसका 0 आएगा। यहाँ कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। जरा बाकी समय देखते हैं। तो जरा देखो, C है 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इधर भी 4 बॉन्ड बनाओ, इधर भी 4 बॉन्ड बनाइए, ठीक। यहाँ अपने पास 3 हाइड्रोजन है, अपने पास 3 हाइड्रोजन और 1 Cl है। यहाँ अपने पास 1 Cl है और 3 हाइड्रोजन है। यहाँ अपने पास 2 Cl है, 2 जगह Cl बना दो और 2 जगह हाइड्रोजन बना दो। यहाँ 3 Cl है और 1 हाइड्रोजन है। इसका 0 बात समझ में आ रहा है, सिमेट्रिकल था, बॉन्ड एंगल सब बराबर था, नेट 0 आएगा। जरा इसको देखते हैं। कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन है, इस तरफ इसका बॉन्ड मोमेंट होगा, इसका बॉन्ड मोमेंट इधर होगा, क्लियर है। इसका बॉन्ड मोमेंट दिखा दो, मैग्नीट्यूड अलग अलग होगा। ये अगर μ1 है तो ये सब μ2 मानना होगा इसको आप, क्योंकि बॉन्ड अलग हो गया ना, CCl बॉन्ड है और CH बॉन्ड है। तो अगर ये μ1 माने हो तो μ1 रखो, ये भी μ1 होगा, ये μ2 होगा और ये भी μ2 होगा। अब यहाँ अपने पास μ1 माने थे इसको हम लोग, CCl बॉन्ड वाले को, μ2 होगा। तो आपको डायरेक्शन अगर दिखा दीजिए तो और बेहतर, आपको डायरेक्शन यहाँ दिखाई दी हो, यहाँ पर डायरेक्शन रह गया है, तो इसको दिखा दो डायरेक्शन आप। देखो जी, इसमें क्या है, तीनों हाइड्रोजन का बॉन्ड मोमेंट कन्वर्ज हो रहा है एक जगह ना, तीनों कन्वर्ज हो रहा है। यहाँ 2 कन्वर्ज हुआ, फिर डाइवर्ज हो गया। डाइवर्ज होने से क्या होता है कि मतलब बॉन्ड मोमेंट घट जाएगा, कन्वर्ज होने से बढ़ जाएगा। यहाँ सब डाइवर्ज हो रहा है, देखो 3 Cl है, तीनों डाइवर्ज हो रहा है, दूर दूर जा रहा है ना, और एक सेंटर पे आ रहा है। तो यहाँ चूंकि कन्वर्ज ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ रिजल्टेंट तीनों का ऊपर आया कहीं और ये ऊपर से ऐड हो जाएगा, तो इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा आएगा। इससे यहाँ कम क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ 2 अब डाइवर्ज हो रहा है, CCl वाला बॉन्ड डाइवर्ज हो रहा है, दूर दूर जा रहा है। यहाँ तीनों डाइवर्ज हो रहे थे और यहाँ कम हो जाएगा, और यहाँ तो चारों डाइवर्ज हो रहा था। डायरेक्शन दिखा दो, नेट 0 हो गया इसका, ठीक है। ये सब कुछ रिजल्ट था जो हम लोग को याद रखना होता है, या फिर आप देख के भी समझ में आ जाता है, कोई दिक्कत है नहीं। कुछ और आपको दिखाते हैं रिजल्ट, देखिए। अगर आपको हम दिखाएं यहाँ पर नेक्स्ट, अपने पास बेंजीन है और इस बेंजीन पे लगा हुआ है Cl, यहाँ भी Cl। एक और दिखाते हैं, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है, यहाँ भी Cl है और यहाँ भी Cl है। अगर यहाँ हम इसका कॉमन नेम लिखे तो दिस इज ऑर्थो, यहाँ ऑर्थो लिखिएगा। अगर 2 ग्रुप बेंजीन पे अगर 2 ग्रुप है और दोनों अगर अगल बगल में है, 1-2 पोजीशन में है, ये 1 है तो ये 2 है, अगर 1-2 पोजीशन में है तो उसको बोलेंगे हम ऑर्थो। ऑर्थो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन पूरा नाम हुआ। ऑर्थो मतलब समझ आ रहा है कि दोनों अगल बगल है। मेटा क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। अगर 1-3 पोजीशन में अगर है तो इसको बोलते हैं मेटा। मेटा 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन पूरा नाम हुआ। पारा क्या हुआ? 1 2 3 4 पोजीशन, मतलब 1-4 पोजीशन में होगा।
1 4 पोजीशन ये भी हो सकता है, 1 4 पोजीशन ये भी हो सकता है। यहाँ अगर 1 हुआ तो 1 2 3 4 अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर ये पारा कहलाता है, पारा 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। एक हम लिख दे रहे हैं ऑर्थो 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन होगा इसका नेम, पूरा नाम। मेटा 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन, पारा 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। क्लियर? डायरेक्शन दिखा दीजिए। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा जी दोनों वेक्टर। μ1 था, ये भी μ1 ही था, वेक्टर कैंसिल हो जाएगा तो नेट कितना इसका आएगा, 0 आएगा। यहाँ कैंसिल नहीं हो पाएगा, यहाँ कैंसिल नहीं हो पाएगा, यहाँ भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। एंगल अगर बात करें हम तो यहाँ पर जो एंगल होगा वो कम होगा, दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल होगा ये कम होगा कंपेयर टू दिस। ठीक है, यहाँ एंगल और बढ़ ज़्यादा, यहाँ पर एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री यहाँ पर एंगल हो गया। यहाँ एंगल कम था, एंगल और बढ़ा। ठीक है, तो अगर यहाँ हम बात करें डाइपोल मोमेंट का, तीनों का डाइपोल मोमेंट ऑफ ऑर्थो ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ मेटा ग्रेटर देन डाइपोल मोमेंट ऑफ पारा। पारा का तो 0 है, ऑर्थो का ज़्यादा क्यों है, एंगल कम है जी। आपको पता है रिजल्टेंट हम बता दिए थे आपको, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, √p² q² 2pq cos थीटा। डिपेंड करता है, थीटा भी डिपेंड करता है ना। वेक्टर के टर्म्स में दिखाओ इसको आप। ठीक, तो पता है आपको cos थीटा होता है कितना, cos 0 कितना होता है, 1 होता है, cos 30 कितना होता है, वैल्यू धीरे धीरे घटता है ना। cos 45 जानते हो आप, cos 60 जानते हो आप, तो धीरे धीरे वैल्यू क्या होता है, घटता है। इसीलिए √3/2 वैल्यू धीरे धीरे घट रहा है अपने पास। पहले मैक्सिमम था 1 था, फिर घट रहा है धीरे धीरे। सो यहाँ पर देख रहे हो आप, अगर थीटा बढ़ रहा है तो वैल्यू घट रहा है इसका, मतलब अगर थीटा बढ़ रहा है तो cos थीटा का वैल्यू घट रहा है। तो एंगल अगर यहाँ कम था, एंगल यहाँ बढ़ गया, एंगल बढ़ने से cos थीटा का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एंगल अगर बढ़ेगा तो ये cos थीटा कम होगा, अगर cos थीटा कम हुआ तो ये भी तो कम होगा। इसीलिए इसका वैल्यू कम आया इस वाले से, इसका वैल्यू और कम आया इस वाले से। ठीक है, क्वेश्चन है, अगर बोला जाए आपको बताना डाइपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू 0 और नॉट, ये आपको पहचानना बस है। हम नेट पूछ रहे हैं पूरा मॉलिक्यूल का, तो अपने पास ये सपोज मॉलिक्यूल है, बेंजीन ही ले रहे हैं फिर से। सपोज यहाँ पर CN है और यहाँ भी CN है, और दूसरा ले रहे हैं आपको हम, ये अपने पास दूसरा है, यहाँ OH है और यहाँ भी OH है। बताना है कि डाइपोल मोमेंट 0 होगा कि नहीं होगा। टेक योर टाइम, है ना, जरूर आप खुद से यहाँ एक बार सोच लेना 0 होगा कि नहीं होगा। हम बता रहे हैं आंसर आपको। तो पहले वाले का डाइपोल मोमेंट नेट जो होगा दैट विल बी 0, लेकिन दूसरे वाले का डाइपोल मोमेंट नेट जो होगा नॉट इक्वल टू 0। व्हाट इज द रीजन, समझो जरा यहाँ पर आप। अगर बोल रहे हैं आपको हम पहले वाले को, अगर हम बताएं आपको क्या इसका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर ये अपने पास बेंजीन है, ये खुद सिमेट्रिकल है। अब यहाँ जो C है इसमें ट्रिपल बॉन्ड है N के साथ। ठीक, यहाँ भी जो C है इसका ट्रिपल बॉन्ड है N के साथ। क्लियर, ट्रिपल बॉन्ड है मतलब लीनियर स्ट्रक्चर है, एक लाइन में होगा। तो डायरेक्शन दिखा सकते हो इसका आप इस तरफ, नाइट्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन से, दोनों सेम बॉन्ड लेंथ है, डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट है, तो नेट कितना इसका आएगा, 0 आएगा। तो इसका नेट कितना होगा, 0 होगा, नो प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड बराबर होगा μ1 μ1। लेकिन अगर यहाँ आ जाओ
OH अगर ग्रुप होगा तो OH ग्रुप अगर है तो यहाँ तो प्रॉब्लम शुरू हो गया ना। प्रॉब्लम क्या है जरा देखो आप। प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि अगर हम ये आपको बता के दिए हुए हैं तो देखो जरा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा, इसका डायरेक्शन भी किधर होगा, इधर होगा। दोनों सेम बॉन्ड लेंथ है तो ये अगर μ1 है तो ये भी कितना होगा, μ1 होगा। इधर देखो, इसकी तरफ दिखाना होगा और इसकी तरफ दिखाना होगा। ये तो कैंसिल हो जाएगा जी, μ2 कैंसिल हो जाएगा, μ2 अपना कैंसिल, अपोजिट डायरेक्शन है μ2 का तो कैंसिल हुआ। लेकिन μ1 कैंसिल नहीं हो पाएगा। अगर कैंसिल नहीं हो पाएगा, दोनों डायरेक्शन अपोजिट नहीं है तो नेट जीरो आपका नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास बनाया हुआ है इस तरह से तो फिर हम डायरेक्शन देख लेंगे कि ये डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जीरो आएगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट नहीं है तो जीरो नहीं आएगा। और अगर पूछ रहा है सिंपल सा आपको यहाँ पर ही इस तरह से, तो हम यहाँ समझ जाएंगे। यहाँ पर यहाँ इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर के कारण इसका ज्योमेट्री लीनियर नहीं होगा। ये अपने पास क्या होगा, लीनियर नहीं होगा, बेंड शेप होगा। जैसा वाटर में होता है ना, उसी तरह से यहाँ भी बेंड शेप होगा, इसके कारण ये जीरो नहीं हो पाई। अगर यहाँ पर शेप लीनियर था, यहाँ लोन पेयर नहीं था तो यहाँ जीरो हो गया। यहाँ लोन पेयर था, बेंड शेप हुआ तो यहाँ जीरो नहीं हो पाया। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है।